Okay, children, welcome to LK's Need Biology. And today I'm going to tell you about the structure and functions of the ear. Ears. This is one of the most complex subjects and very difficult to understand. Anyway, मैं प्रयास करता हूँ कि आप लोगों को बेसिक समझा दूँ ताकि आपको ये बहुत रटना ना पड़े और इसके स्केचेस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसके स्केचेस बनाएं, रफ स्केचेस। क्या होता है हमारी मेमोरी में जो ऑडियो विजुअल होता है व्हेन वी टॉक व्हेन वी स्पीक एंड जब हम कोई पिक्चर देखते हैं या खुद ड्राइंग करते हैं तो रिटेंटिविटी उसकी बेटर होती है। इसलिए हमेशा ही आप रफ स्केचेस बना बना के डायग्राम्स बना बना के बायोलॉजी पढ़िए। सो स्ट्रेट अवे ऑन टू द टॉपिक आई एम डॉक्टर रमेश for LK's Need Biology. I am telling you about the animal physiology. I have already told you about the blood and the circulation, then the nervous system, neural control and coordination. I have finished up with the eye, structure of eye and functions of eye, how image is formed, how brain interprets, and all those things. I have already told you about the various type of neurons, the nervous system, the CNS, the PNS, the autonomic nervous system, the somatic nervous system. Anyway, we'll recapitulate it later on. Right now is the time to start uh, the structure of ears. This is a very complicated सब्जेक्ट और आप इसको बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा क्योंकि इसमें से एक या दो क्वेश्चंस अवश्य आएंगे। और अगर आपको अच्छा लगता है ये तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम पे हमसे जुड़िए। नो ईयर्स, व्हाट आर फंक्शंस ऑफ ईयर्स? ईयर्स के बारे में आप यही जानते हैं कि कान हमारे सुनने की ऑर्गन्स, हम सिर्फ सुनते हैं, इससे नहीं। कभी भी आपसे प्रश्न पूछे ईयर्स का क्या काम है, सो ईयर्स परफॉर्म टू फंक्शंस। दे आर दी ऑर्गन्स ऑफ हियरिंग, सुनने की तो ही है, कान से ही हम सुनते हैं। एंड दूसरा दे आर दी ऑर्गन्स ऑफ बैलेंस। हमारी बॉडी जो है बैलेंस बना के चलती है, अदरवाइज हमारा सर घूमने लगे, हम इधर उधर लहराने लगे। ये बैलेंस भी बना करके ईयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ ईयर्स, यू नो वी हैव गॉट 2 ईयर्स and each ear has got 3 parts: the external ear, the middle ear and the inner ear. Okay, now हम किसको बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर? ये आप समझ लीजिए इसको। इट्स वेरी सिंपल। आप देखेंगे कान में तो कान का स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है। ये समझ लीजिए कि हम एक्सटर्नल ईयर कहाँ तक बोलते हैं। इसलिए वो पिन्ना जो ये कान का दिखाई पड़ता है, दिस इज पिन्ना, इसको पिन्ना बोलते हैं। पिन्ना से एक कैनाल निकलती है, दिस इज नोन एज एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। और ये कैनाल फिनिश कहाँ होती है? एक मेम्ब्रेन होती है जिसको टिम्पैनिक, कान का पर्दा आप लोग बोलते हैं, या ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम। इतने पोर्शंस को ये पूरा हमारा एक्सटर्नल ईयर कहलाता है। ये पिन्ना से लेते हुए जहां तक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, दिस इज एक्सटर्नल ईयर। ठीक। तो एक्सटर्नल ईयर का क्या काम होता है आप देख रहे हैं, और इसके पास थोड़ा स्ट्रक्चर पर, इसमें फाइन हेयर्स होते हैं। पिन्ना में भी फाइन हेयर है एंड ये स्किन होती है। दिस स्किन कंटिन्यूज, ये सब स्किन है। आप देखिए यहाँ तक स्किन आ रही है, दिस इज ऑल स्किन। सो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल इज ऑल्सो लाइंड बाय स्किन एंड बियर्स हेयर फॉलिकल्स। इसमें भी छोटे छोटे हेयर फॉलिकल्स होते हैं। ठीक है, हेयर होते हैं बिकॉज स्किन बियर्स हेयर्स। एंड चूंकि ये स्किन जो है, पिन्ना में जो स्किन है, इट कंटिन्यूज इनटू द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। सो पिन्ना and the external auditory canal, they together form the external ear. And pinna as well as external auditory canal, they have skin, they have fine hairs, and the external auditory canal has certain glands, wax producing glands, wax जिसको आप लोग खूंट भी बोलते हैं देशी भाषा में, वैक्स, या इसका दूसरा नाम सेरुमेन होता है। नोट कर लीजिए, सेरुमेन, सेरुमेन।
जिसको हिंदी में देसी भाषा में कान के अंदर खूंट भर गया, दैट इज नथिंग बट सेरुमेन। एंड व्हाट इज दैट? ये जो हमारे कान में डस्ट वगैरह आती रहती हैं और ये वैक्स प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हैं, ये इकट्ठा हो करके इसके अंदर डिपॉजिट्स बनाती है, उसी को हम बोलते हैं सेरुमेन या वैक्स। सो इंग्लिश टर्म खूंट का क्या है? वैक्स या सेरुमेन है, ठीक है। सो दिस वैक्स इज फाउंड बाय द wax glands present in the external auditory canal. So external auditory canal के बारे में देखिए, this is lined by skin. It has a skin, it has hair follicles and the wax producing glands. Okay, clear? Now what is the role of pinna and the external auditory canal? पिन्ना देखिए आप, साउंड वेव्स, हमारे एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट में साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही है, वो साउंड वेव्स को कलेक्ट करना, ये कलेक्ट करता है पिन्ना। So role of pinna is to collect the sound wave, vibrations of the sound waves and transmit it inside. ये external auditory canal इसको आगे भेजती है और ये जाके tympanic membrane को वाइब्रेट करता है, ठीक है, क्लियर? So this was all about external ear. इससे ज़्यादा external ear में आपको पढ़ना नहीं है। So this is what I have written. Pinna and external auditory canal have a skin with fine hair follicles and wax secreting glands. Role of pinna is to collect the sound waves or the vibrations and then to transmit it through the external auditory canal onto the eardrum या tympanic membrane तक पहुंच गया, clear? Now middle ear. It lies between the tympanic membrane and the inner ear. Now what are the various contents of middle ear? मिडिल ईयर में क्या क्या चीज़ें होती है ना, अगर आप ये इसको इस तरह से देखें तो आपने देखा था कि ये मिडिल ईयर, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थी, एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद में आप यहाँ देखेंगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में तीन चीज़ें होती हैं। देयर आर 3 बोन्स इन दी मिडिल ईयर। तो व्हाट इज मिडिल ईयर? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ये जो होती है इसके इधर की तरफ, ये तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल थी, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से 3 बोन्स, एक हैमर शेप्ड बोन होती है जिसको हम मैलियस बोलते हैं, एक इनकस होती है और एक स्टेपीज होती है। देयर आर 3 बोन्स। मैलियस ये लिखा हुआ है मैंने, मैलियस, incus and stapes. There are 3. They are also known as ossicles. Ossicles means bones. They are very small bones present in the middle ear. जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है और ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में कौन सा होता है? मैलियस या हैमर बोन, ये हैमर बोन भी बोलते हैं, हैमर शेप। मैलियस इज इन कांटेक्ट विद द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड मैलियस से ये इनकस होता है और इनकस से स्टेपीज, और स्टेपीज जो होता है कहाँ पे रिले करता है? ये एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं, अभी बाद में आप पढ़ेंगे तो समझ में आता जाएगा, ओवल विंडो। ये याद रख लीजिए आप, अभी आपको मैं कंसेप्ट्स क्लियर करा देता हूँ। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है कि मैलियस कहाँ पे, वेयर डज इट रेस्ट ऑन? मैलियस रेस्ट ऑन द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इनकस का कोई रोल नहीं, मतलब इनकस से जुड़ी होती है और इनकस जो है स्टेपीज से जुड़ी है। इन स्टेपीज एबट्स मतलब रेस्ट या फिट्स ऑन टू दी ओवल विंडो। नो व्हाट इज ओवल विंडो? ये जो पोर्शन आपका होता है ये आप समझिए यहाँ से इंटरनल ईयर मान लीजिए, अभी आपको मैं बना के दिखाता हूँ, ये इंटरनल ईयर हुआ। सो व्हाट वाज दिस? ये आपने देखा कि ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल आ रही थी, ये पिन्ना आ रहा था, पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ये हो गया आपका एक्सटर्नल ईयर। नो, ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद ये एरिया जो आता है और यहाँ से इनर ईयर शुरू हो गया, ये इनर ईयर हो गया शुरू। सो इन बिटवीन द इनर ईयर एंड द एक्सटर्नल ईयर लाइज, दिस इज आई मीन ये पूरा का पूरा मिडिल ईयर कहलाएगा। सो यू मे बी आस्क्ड द क्वेश्चन, व्हाट आर द कंटेंट्स? इसमें क्या क्या होता है?
तो यू फाइंड कि और कुछ नहीं मिलता है इसमें, 3 बोन्स मिलती हैं, मैलियस, इनकस एंड स्टेपिस। मैलियस हैमर बोन भी बोलते हैं इसको, बिकॉज इट रिजेंबल्स अ हैमर एंड इट इज इन कॉन्टैक्ट विद द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैलियस कहाँ पे रेस्ट करता है? मैलियस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। फिर उसके बाद इनकस होती है और स्टेपिस। स्टेपिस जो है वो जाके ओवल विंडो ऑफ द इनर ईयर, ओवल विंडो कहाँ मिलती है? इनर ईयर में। ओवल विंडो इनर ईयर का पार्ट है। अभी आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये विंडो क्या होती है। यहाँ पे स्टेपिस होता है। सो स्टेपिस रेस्ट्स और एबट्स अगेंस्ट द ओवल विंडो ऑफ द इनर ईयर। क्लियर? नाउ व्हाट आर द कंटेंट्स? मैं आपको बता रहा था कि अगर पूछा जाता है आपसे कि मिडिल ईयर, ये मिडिल ईयर है, मिडिल ईयर में क्या क्या चीजें होती हैं, तो मिडिल ईयर में आप देखेंगे 3 ऑसिकल्स, मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है। व्हाट आर द कंटेंट्स? ये आपको लिखा है, कंटेंट्स ऑफ मिडिल ईयर, 3 बोन्स एंड 1 यूस्टिकियन ट्यूब। ये ध्यान रखिएगा, यूस्टिकियन ट्यूब वेयर डज इट ओपन? इट ओपन्स इनटू द मिडिल ईयर। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक ट्यूब की ओपनिंग होती है, ये ट्यूब चलती है और ये दूसरा एंड कहाँ जाके खुलता है? फेरिंग्स में। दिस इज यूस्टिकियन ट्यूब, ठीक है, मिडिल ईयर है ये। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। आपसे क्वेश्चन अगर एग्जाम से पूछा जा सकता है कि यूस्टिकियन ट्यूब, यूस्टिकियन ट्यूब दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसको किसको कनेक्ट करती है आपस में? तो आप लिख सकते हैं सीधे, मिडिल ईयर वो कहां से कनेक्ट करती है? मिडिल ईयर को कनेक्ट करती है फेरिंग्स। और फेरिंग्स में भी कौन सा फेरिंग्स? फेरिंग्स बिकॉज 2 तरह के फेरिंग्स होते हैं। एक नेजो, जो नाक के पीछे वाला फेरिंग्स है उसको नेजो फेरिंग्स, और जो ओरल कैविटी के पीछे है उसको ओरोफेरिंग्स बोलते हैं। सो ये यूस्टिकियन ट्यूब मिडिल ईयर से नेसोफेरिंग्स में जाती है या नहीं जाती? दिस इज योर आंसर। सो बिकॉज क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, कभी कभी दे में आस्क कि यूस्टिकियन ट्यूब कनेक्ट्स द मिडिल ईयर विद द नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, ईसोफेरिंग्स, ऑल दोस थिंग्स। So you should know what is nasopharynx. Pharynx is the portion जहाँ से हमारा खाना, मुंह से जब हम खाना खाते हैं तो उसके बाद खाना पास होता है फेरिंग्स में, देन इट गोज टू इसोफेरिंक्स। तो ये फेरिंग्स का जो मुंह के पीछे वाला पार्ट है उसको ओरोफेरिंक्स बोलते हैं और उसके ऊपर वाला पार्ट नेजोफेरिंक्स बोला जाता है। तो ये जो मिडिल ईयर कैविटी को नेजोफेरिंक्स से जोड़ती है यूस्टिकियन ट्यूब। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ यूस्टिकियन ट्यूब? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि क्या करती है यूस्टिकियन ट्यूब। तो आप देखिएगा कि ये जो आपकी मेम्ब्रेन थी, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, अगर मैं यहाँ बना दूँ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ये जो थी, और इसके बाद मिडिल ईयर कैविटी थी, यहाँ पे देयर इज नथिंग। ये यहाँ तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है। तो ये 1 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर, जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर इधर से पड़ रहा है, इधर प्रेशर पड़ रहा है 1 एटमॉस्फेरिक का, लेकिन यहाँ तो कोई प्रेशर डाले, बिकॉज ये क्लोज कैविटी है। मिडिल ईयर कैविटी इज ए क्लोज कैविटी। ये इसकी 2 विंडोज होती हैं, एक ओवल विंडो, एक राउंड विंडो, और ये इनर ईयर होता है, इनर ईयर, ठीक है। सो ये ध्यान रखिए अच्छे से। व्हाट इज एक्सटर्नल ईयर? पिन्ना एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। देन कम्स द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से 3 बोन्स जुड़ी होती हैं, मैलियस, इसी के ऊपर होती है मैलियस जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर होती है, इनकस, एंड देन इनकस से जुड़ करके आता है स्टेपिस जो ओवल विंडो में फिट होता है, ये ओवल विंडो, ठीक है। और ये बाकी यहाँ कुछ नहीं। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे इधर की तरफ से एक्सटर्नली इसके ऊपर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाली, बिकॉज हमारा कान तो खुला हुआ है एंड इट इज एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर। एंड एटमॉस्फेयर अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो ये हमारे कान के एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से डाल करके ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर ये प्रेशर डाल रहा है। सो एक्सटर्नल प्रेशर ऑन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बट दिस इज ए क्लोज कैविटी, यहाँ तो कोई प्रेशर नहीं। तो क्या होगा, ये प्रेशर में कोलैप्स कर जाएगी, बिकॉज इधर से प्रेशर, इधर प्रेशर है, इट विल क्रम्बल डाउन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बिल्कुल रिंकल कर जाएगी, रप्चर कर जाएगी, बर्स्ट कर जाएगी।
इसलिए यहाँ पे एक नेसोफेरिंग्स थी। ये नेसोफेरिंग्स अगर मान लें, नेसोफेरिंग्स क्या है? इट इज अगेन ओपन टू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में तो यहाँ से ये एक ट्यूब कनेक्ट हो गई जिसको यूस्टिकियन ट्यूब। सो आपने देखा यहाँ से भी प्रेशर जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे आ गया, तो दोनों तरफ का प्रेशर बराबर हो गया। So Eustachian tube basically equalizes the pressure on either side of the tympanic membrane, because outer side of the tympanic membrane is subject to 1 atmospheric pressure, because ये तो it is open, external auditory canal है, इसके अंदर प्रेशर जा रहा है एक्सटर्नली, tympanic membrane पे 1 atmosphere प्रेशर पड़ रहा है। बट मिडिल ईयर कैविटी इज ए क्लोज्ड कैविटी, यहाँ तो कोई प्रेशर नहीं है। यहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ से आएगा? नासोफेरिंक्स, बिकॉज नासोफेरिंक्स इज अगेन ओपन टू एटमॉस्फेयर। ये ओपन टू एटमॉस्फेयर, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये प्रेशर जो है इसका ट्रांसमिट होकर यूस्टेकियन ट्यूब से मिडिल ईयर कैविटी में। तो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हुई थी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, इधर से भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इधर से भी 1, तो ये मेंटेन रहती है, इट मेंटेन्स इट्स टेक्सचर, अदरवाइज इट विल क्रम्बल डाउन एंड कोलैप्स। ओके, आपने ये देखा कि अभी स्टेपीज कहाँ पे, ध्यान रखिएगा बाद में जब पढ़ेंगे तो उसको आपको समझ में आएगा। स्टेपीज एंड्स एट दी, स्टेपीज एंड्स एट दी ओवल विंडो। नाउ एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकते हैं, ये जैसे आपने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बनाई एंड देन इट इज ए क्लोज्ड कैविटी, एंड सपोज दिस इज व्हाट, दिस इज मिडिल ईयर, और यहाँ ये इनर ईयर, इनर ईयर एंड मिडिल ईयर, और ये एक्सटर्नल ईयर। क्लियर? दिस इज योर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, मिडिल ईयर में आपने देखा कि इसी के कांटेक्ट में एक बोन थी, मैलियस इंकस, ओवल विंडो। तो मैलियस आपने देखा कहाँ है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे है। ये इनकस है और ये स्टेपीज, स्टेपीज कहाँ है? ओवल विंडो, ओवल विंडो पे है। ठीक है, सो इनर ईयर जो है, इनर ईयर जो है और मिडिल ईयर के बीच में देयर आर 2 विंडोज। अगर आप इसको एक और स्कीमेटिक, ये मिडिल ईयर एंड दिस इज इनर ईयर, ऐसे बना सकते हैं। देयर आर 2 विंडोज, वन इज ओवल एंड द सेकेंड इज राउंड। यू कैन जस्ट, आई मीन जस्ट टू रिमेंबर कि ये दोनों होती कहाँ है। ये मिडिल ईयर है एंड दिस इज इनर ईयर, एंड मिडिल ईयर और इनर ईयर कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ 2 विंडोज। दिस इज ओवल विंडो and this is round window। ठीक, सो मिडिल ईयर क्लियर हो गया। मिडिल ईयर क्या है? जहां टिम्पैनिक मेम्ब्रेन समाप्त हुई और उसके पश्चात एक क्लोज कैविटी होती है जो जाकर के ओवल एंड राउंड विंडो पे खुल रही है। ठीक है, इस पार्ट को हम मिडिल ईयर कैविटी बोलते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं? देयर आर 3 ईयर ऑस्कल्स, मैलियस, इनकस एंड स्टेपीज। मैलियस इज इन कांटेक्ट विद टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर होती है मैलियस, एंड दैट इज आल्सो नोन एज हैमर बोन। एंड मैलियस से इनकस जुड़ी होती है और इनकस से स्टेपीज जुड़ी होती है, और स्टेपीज जाके ओवल विंडो पे जो इनर ईयर की तरफ खुल रहा है। क्लियर? अब आप देखेंगे कि साउंड वाइब्रेशंस जो है, आप देखिए साउंड वाइब्रेशंस जो है इनका आप देखेंगे तो ये पिन्ना लेता है। पिन्ना जो है साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में भेजता है जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में जाती है, एंड देन मैलियस में जाएगा, इनकस में जाएगा और स्टेपीज में जाएगा, स्टेपीज, एंड देन ओवल विंडो को पास। ये बाद में जब आप फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस पढ़ेंगे तो वहाँ ये चीज़ें आपके काम में आएंगी। ओके, व्हाट इज द रोल ऑफ दीज ईयर ऑस्कल्स और ईयर बोन्स? जो मैलियस, इनकस, स्टेपीज का क्या है?
जो भी हमारे साउंड वेव्स आ रही हैं, साउंड वेव्स हमारी आ रही है, ये साउंड वेव मान लीजिए हमने मिली, इसके एम्पलीफिकेशन को एम्पलीफाई कर देते हैं, ये वाइब्रेशंस है, ये वाइब्रेशन से इनके एम्पलीफिकेशन को बढ़ा देते हैं। तो व्हाट इज द रोल ऑफ द ईयर ऑस्किल्स ऑफ द मिडिल ईयर कैविटी? दे इंक्रीज द amplitude of the vibrations received by the pin. Clear? Eustachian tube, I have already told, it connects medial ear cavity with the pharynx, precisely nasopharynx. अगर आंसर में naso and oropharynx दोनों दे देता है तो nasopharynx is the answer. तो Eustachian tube कनेक्ट करती है. What is the role of Eustachian tube? It equalizes pressure on either side of the tympanic membrane. Okay. Now inner ear. सीधे अब ये सबसे टफ चीज है समझने के हिसाब से. इनर ईयर जब आप देखते हैं तो इनर ईयर हम किसे बोलते हैं? इनर ईयर को हम लैब्रिंथ भी बोलते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लैब्रिंथ, वन इज बोनी लैब्रिंथ एंड द सेकेंड इज मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ. ठीक है. नाउ इसको बहुत अच्छे से पहले समझ लीजिए, फिर मैं अब आपको दो एक डायग्राम्स के थ्रू समझाने का प्रयास करता हूँ. बोनी लैब्रिंथ मतलब हमारे इनर ईयर में क्या होता है? इनर ईयर अगर आप देखेंगे डिसेक्शन करके, सो इनर ईयर हैज मेनी बोनी पार्टीशंस. कई कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसके अंदर कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं. जो ये बोनी पार्टीशंस या कंपार्टमेंट्स को हम बोनी लैब्रिंथ बोलते हैं. और इन्हीं के अंदर जो सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स होते हैं वो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ का. ठीक है. तो इनर ईयर बेसिकली इज ऑल्सो नोन एज लैब्रिंथ भी बोलते हैं कभी टर्म में. There are two types of labyrinth. Bony labyrinth, there are many bony partitions in the inner ear and are called as bony labyrinth. Membranous labyrinth, they are found inside the bony labyrinth. Okay. Now bony labyrinth. अगर आप देखेंगे, मैं एक आपको रफ डायग्राम बना देता हूँ कि बोनी, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज रहे कि आप नहीं, अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज्ड. देखिए बोनी लैब्रिंथ को बनाने के लिए मैं अगर आपको बनाऊं, अगर इनर ईयर, मिडिल ईयर यानी आप जहां तक थे मैलियस, इनकस, स्टेपिस एंड देन टू विंडोज आती थी. ये टू विंडोज याद कर लीजिएगा. वन इज ओवल विंडो एंड द सेकेंड इज राउंड विंडो. और ये दोनों विंडोज क्या करती हैं? ये इनके जरिए जो है मिडिल ईयर इनर ईयर से कम्युनिकेट कर रहा है. ठीक है. तो अगर पूछ ले इनका रोल, राउंड एंड ओवल विंडोज क्या है? दे मेक मिडिल ईयर कम्युनिकेट विद द इनर ईयर. व्हाट आर दे बेसिकली, वो आप जैसे जैसे पढ़ेंगे ना. इसमें आप ये देखिए कि अगर यूं आप एक डायग्राम बनाएंगे तो आप जब इनर ईयर को डिसेक्ट करके निकालते हैं, सो यू फाइंड अ स्ट्रक्चर लाइक दिस. Now, this is your labyrinth, bony labyrinth. ये बोनी लैब्रिंथ है. बोन्स कैसे क्या है? व्हाट इज दिस? इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल. ध्यान से समझिए, वेस्टिब्यूल. ये जो तीन हैं, they are called semicircular canals and this is known as cochlea. This is your bony labyrinth. ये आप जो है ये आपका bony labyrinth है. तो आप रफ डायग्राम बनाया करिए बोनी लैब्रिंथ. बीच में एक बना लीजिए इसको, ये इस तरह का बना लीजिए. दिस इज व्हाट? दिस इज वेस्टिब्यूल या वेस्टिबुलर एपरेटस ही बोलते हैं. ये वेस्टिब्यूल होता है और इसके एक एंड पे कॉक्लिया है
और एक एंड पे सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ठीक, दिस इज बोनी लैब्रिंथ। अभी अगर बोन को हटाते जाएंगे तो इसके अंदर आपको अलग अलग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, वो कहलाएंगे मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। ये बोन के पार्टीशंस, और जब इनको आप बोन्स को डिसेक्ट करके हटा देंगे तो इसके अंदर आपको मिलेंगे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स, जिनको हम मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ बोलते हैं। क्लियर? नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर। आप ये देखिए कि इसमें जो है ये देख रहे हैं, ये जो पार्ट है मैं बता रहा हूँ, दिस इज योर, ये पूरा पार्ट जो है दिस इज वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल के एक तरफ ये कॉक्लिया है, दिस इज कॉक्लिया, वेस्टिब्यूल, एंड इधर की तरफ सेमी सर्कुलर, दिस इज बोनी लैब्रिंथ। क्लियर? अभी आप देख लेंगे ये दो विंडोज हैं, ये ओवल विंडो है, दिस इज राउंड विंडो। मैं बाद में बताता हूँ आपको क्लियर कि इसको कैसे समझें। ठीक है, सो इनसाइड द inside the bony labyrinth are semicircular canal, bony part which can now आपको मैं एक डायग्राम की मदद से बना देता हूँ, समझा देता हूँ। ये शायद इसमें कुछ स्लाइड में गड़बड़ी हो गई है। नो, अभी आप देखिए, मैं आपको क्लियरली यहाँ समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ आपने देखा, बोनी लैब्रिंथ आपने देख लिया, अब मैं आपको मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के बारे में बताने का प्रयास करता हूँ। ये जो वेस्टिब्यूल था, आपने देखा वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल मैंने कुछ ऐसे बनाया था। ओके, सो वेस्टिब्यूल को अगर हम, वेस्टिब्यूल इज बोनी पार्ट, इसलिए बोनी लैब्रिंथ कहलाएगा। अब उसको अगर हम हटा देते हैं तो यहाँ पे ये यूट्रिकल और ये सैक्यूल, ये दोनों क्या है? ये मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है वेस्टिब्यूल के, जो वेस्टिब्यूल के अंदर मिल रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ से कॉक्लिया जुड़ा हुआ है। सैक्यूल्स और यूट्रिकल, यूट्रिकल बड़ा होता है, यूट्रिकल इज लार्जर ऑफ द टू, यूट्रिकल जो बड़ा होता है, और सैक्यूल। सो व्हाट आर यूट्रिकल एंड सैक्यूल? जब हम वेस्टिब्यूल, अभी आपको मैंने बता के दिखाया कि वेस्टिब्यूल के एक एंड में कॉक्लिया और एक एंड में सेमी सर्कुलर कैनाल्स, दिस इज कॉल्ड बोनी लैब्रिंथ, ये बोनी पार्ट्स। इनको बोन्स को जब हटा देते हैं तो हम देखते हैं वेस्टिब्यूल के अंदर यूट्रिकल मिल रहा है, बड़ा पार्ट, और छोटा पार्ट सैक्यूल, और जहां कॉक्लिया था वो सैक्यूल में जा रहा था, और यूट्रिकल में सेमी सर्कुलर कैनाल्स आ रहे हैं। सेमी सर्कुलर याद रहेगा। आपको मैं कुछ चीजें इस रफ डायग्राम्स की मदद से बताऊं।
आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस थिंग। फिर से मैं आपको समराइज कर दे रहा हूँ कि ये बोनी लैब्रिंथ मैं बना के आपको दिखा रहा हूँ। दिस इज योर वेस्टिब्यूल। इसके एक तरफ आपका कॉक्लिया और इधर दिस इज वेस्टिब्यूल, दिस इज सेमी सर्कुलर कैनाल एंड दिस इज कॉक्लिया। ये तीनों आपको क्या कराते हैं? बोनी लैब्रिंथ। जब बोन्स को हटा देंगे तो आप देखेंगे कि यही बोनी लैब्रिंथ में जो ये बनाया था मैंने, इसमें आप देखेंगे कि एक आपका बड़ी कैविटी एक होती है और एक छोटी कैविटी होती है। यूं ये वेस्टिब्यूल के अंदर मिल रहे थे, ये वेस्टिब्यूल के अंदर मिल रहे थे। इनको बोलते हैं यूट्रिकल और इनको बोलते हैं सैक्यूल। So utricle and saccule, they are membranous labyrinth found inside the bony labyrinth vestibule. Clear? और यहाँ पे आपकी सेमी सर्कुलर कैनाल्स खुल रही थी यूट्रिकल में। There are three सेमी सर्कुलर और यहाँ कॉक्लिया को। ठीक, ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स के बीच में जो मेम्ब्रेन्स थी वो ये सेमी सर्कुलर डक्ट्स कहलाती हैं और कॉक्लिया के बीच में तो कॉक्लियर डक्ट कहलाती हैं। ठीक है ना। अब आप देखिएगा जो कॉक्लिया में ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान से समझिए क्योंकि इसमें सारी मेम्ब्रेन्स वगैरह है ये। ठीक है, दिस इज व्हाट इज ना कॉक्लिया जो होता है। देखिए ये डायग्राम आप बार बार बनाइए बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। और इस कॉक्लिया जो होता है उसमें दो मेम्ब्रेन्स होती हैं कॉक्लिया में, और उन मेम्ब्रेन्स के कारण से ये तीन में बटा होता है। जो कॉक्लिया के डक्ट होती है, कॉक्लिया डक्ट जिसको बोलते हैं, एक पार्ट ये होता है, एक पार्ट ये होता है और एक पार्ट ये होता है। थोड़ा डायग्राम गड़बड़ हो गया। ठीक है, दिस इज कॉक्लिया। कॉक्लिया का स्ट्रक्चर आप समझिए। कॉक्लिया के बारे में दो तीन चीजें और मैं बता देता हूँ। देखिए पहले कॉक्लिया समझिए। कॉक्लिया इज अ स्पाइरल स्ट्रक्चर। ये यूं कितने टर्न्स होते हैं? 2 and 3/4। दो कंप्लीट टर्न्स होते हैं कॉक्लिया में एंड 3/4 और यानी स्लाइटली लेस देन 3। इतने टर्न्स होते हैं। इट लुक्स लाइक अ स्नेल, जैसे घोंगा होता है जिसको। तो ये स्नेल शेप्ड स्ट्रक्चर है, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। एंड जो बीच में एक सेंट्रल बोन होती है जिसके अराउंड ये एक्सिस है, जिसके चारों तरफ ये घूमता है, इस एक्सिस को मॉड्यूलस बोलते हैं। ठीक है। So cochlea is a spiral or coiled structure which has a central bony axis called modulus, and around this axis it makes
2 and 3/4 tons. क्लियर? अगर हम कॉक्लिया को डिसेक्ट करते हैं तो हमें ये मिलता है. देखिए, दिस इज क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉक्लिया. दिस इज क्रॉस सेक्शन. अगर हम कॉक्लिया को काट देते हैं क्रॉस सेक्शन तो हमें ये मिलता है. क्या है इसमें? वी फाइंड कि एक ये मेम्ब्रेन है, 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं और एक ये मेम्ब्रेन है. ठीक है. नो, दिस चैम्बर, इसको बोलते हैं स्केला वेस्टिबुलाई. कॉक्लिया पढ़ रहे हैं आप. ठीक है. आप ये देखिएगा, दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज रेसनर्स मेम्ब्रेन. ये जो मेम्ब्रेन है, Resner's membrane. What is Resner's membrane? So Resner's membrane is a membrane which divides the cochlea, या separates the cochlea from scala vestibuli to scala media. And एक मेम्ब्रेन ये होती है जिसको हम बोलते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बेसिलर मेम्ब्रेन क्या करती है? इट सेपरेट्स स्केला मीडिया फ्रॉम स्केला टिम्पेनाई. दोनों के बीच में, इसके बीच में बेसल मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन और स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला मीडिया के बीच में रेसनर्स मेम्ब्रेन. ये आप याद कर लीजिए अच्छे से. वेयर डू यू फाइंड रेसनर्स मेम्ब्रेन एंड वेयर डू यू फाइंड बेसिलर? एंड दिस इज कॉक्लिया. ये बेसिकली कॉक्लिया में ही होते हैं स्ट्रक्चर्स. कॉक्लिया को जब हम काट देते हैं तो देखते हैं कि अंदर की तरफ कॉक्लिया 3 पार्टीशंस बनाते हैं. These 3 partitions are scala vestibuli, scala media and scala tympani. इसमें scala vestibuli जो है और scala media, scala vestibuli एंड इसके और इसके बीच में रेसनर मेम्ब्रेन आती है और scala media और scala के बीच में बेसिलर मेम्ब्रेन आती है. ठीक है, इतना याद हो गया आपको? आगे देखिए. अब मैं फिर से आपको बताता हूँ यही चीज को फिर से. ये आपने देखा, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पेनाई. ठीक. एंड दिस इज कॉक्लिया. यहाँ पे आपने देखा इसका वेस्टिबुलाई और इसमें एक मेम्ब्रेन मैंने बनाई थी जो रेसनर मेम्ब्रेन थी. So Resner's membrane is found between scala in the cochlea between the scala vestibuli and scala. No, स्केला मीडिया और स्केला टिम्पेनाई के बीच में यहाँ पे हमने एक आपको बनाया था विच वॉज नॉट यूनिफॉर्मली थिक. मैंने कुछ ऐसे बनाया था. ये यूनिफॉर्मली थिक नहीं होती, ऐसे ये. ठीक है, ये इस तरह की होती है. ये यूनिफॉर्मली थिक नहीं है. एंड दिस इज नोन एज बेसिलर मेम्ब्रेन. सो पहले आपको जानना है कि बेसिलर मेम्ब्रेन मिलती कहाँ है. इट सेपरेट्स द कॉक्लिया
the chambers, the partitions, scala media from scala tympani. Now, इसी बेसिलर मेम्ब्रेन पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ हियरिंग, यहाँ पे आप देखेंगे इट लॉजेस an organ called organ of Corti, organ of Corti. ठीक है, तो आपने देखा कि ये जो है ये आपकी ऑर्गन ऑफ कॉटाई कहाँ होती है? इट इज लॉज्ड ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन. व्हाट इज बेसिलर मेम्ब्रेन, व्हाट इज रेस्नर मेम्ब्रेन, क्लियर है? नो, ऑर्गन ऑफ कॉटाई में होती क्या है? इसमें आप देखेंगे इट हैज हेयर सेल्स. हेयर सेल्स, ठीक है, हेयर सेल्स. अगर एक हेयर सेल को आप बना करके देखेंगे तो यू विल फाइंड कि इट हैज एन एपिकल सरफेस विद ए, और ये हेयर जैसा स्ट्रक्चर है, और यहाँ से एफरेंट नर्व निकल रही है फ्रॉम द बेस. एफरेंट नर्व, एफरेंट मतलब वह नर्व जो हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट से सेंसेशंस लेके सीएनएस की तरफ जाती है, यानी ब्रेन की तरफ जाएगी, ये ब्रेन की तरफ जाएगी. ठीक है, अब आप देखिए नाउ अबव दी, यहाँ पे एक और मेम्ब्रेन होती है विच इज इन कांटेक्ट विद दी, यूं बना लीजिए, दिस इज अनदर मेम्ब्रेन, और इसको हम बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. ठीक है, सो इट्स वेरी सिंपल, कोई भी कठिन चीज नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद करना है कि एक रफ डायग्राम बनाइए. और एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिए, बिकॉज इसमें सब में फ्लूइड्स होते हैं. आप देखिएगा, ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा. एक होता है पेरीलिम्फ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अभी बता दे रहा हूँ, बाद में इसके बारे में आपको समझाऊँ. ये पहले याद कर लीजिए जब भी आप डायग्राम बनाइए ऐसा. और इसके अलावा मीडिया जो मैंने बनाया था, यहाँ पे जो होता है दैट इज एंडोलिम्फ. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. विच पार्ट ऑफ कॉक्लिया कंटेन्स एंडोलिम्फ? इट इज स्केला मीडिया. सो एंडोलिम्फ इज फाउंड इन स्केला मीडिया, whereas scala tympani and scala vestibuli they have perilymph. This is very important question for नीट के बायोलॉजी के लिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बनती हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए. क्या चीजें? नंबर वन, रेस्नर्स मेम्ब्रेन क्या होती है, कहाँ मिलती है, कुछ नहीं करना है, इसका कोई बहुत रोल नहीं होता, बट आपको याद तो करना ही है. स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला मीडिया, तो आपको इस तरह से याद करना. वो स्केला, स्केला क्या होता है ये आप कंफ्यूज होंगे. कॉक्लिया में 3 पार्टीशंस हैं, सबसे ऊपर वाला स्केला वेस्टिबुलाई, नीचे वाला स्केला टिम्पेनाई, बीच में स्केला मीडिया. ठीक है, नो, स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला मीडिया के बीच में जो मिलती है वो रेस्नर मेम्ब्रेन कहलाती है. नंबर 2 होती है बेसिलर मेम्ब्रेन. ये जो होती है स्केला मीडिया और स्केला टिम्पेनाई के बीच में मिलती है. बेसिलर मेम्ब्रेन में ही ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई होता है. ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई हैज hair cells.
दे आर द रिसेप्टर्स। आपसे पूछे कि हियरिंग का रिसेप्टर कौन है, दे आर हेयर सेल्स। क्यों? क्योंकि इन्हीं से जो है हमारी एफरेंट नर्व निकल रही है, और ये एफरेंट नर्व रिलेट्स टू ब्रेन। ब्रेन में मैं बता चुका हूँ, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में तमाम सेंसरी एरियाज होते हैं, वहां जाके रिले करता है, बाकी ब्रेन प्रोसेस करेगा, इंटरप्रेट करेगा। ठीक है। नो, देयर इज अनदर मेम्ब्रेन। इसमें जो होती है एक टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होती है, जो स्केला मीडिया में मिल रही है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, जो कि हेयर सेल्स, हेयर सेल का स्ट्रक्चर मैंने बताया था, ये होते हैं, इनके ऊपर कांटेक्ट में। ठीक। नो, क्वेश्चंस ये आते हैं कि ये इसमें जो बेसलर, इट इज बेसलर मेम्ब्रेन, हमेशा ध्यान रखिएगा, बेसलर मेम्ब्रेन ही होती है जिसमें ऑर्गन ऑफ कॉटाई है, और यही हमारी हियरिंग है। ऑर्गन ऑफ कॉटाई इज द मेन हियरिंग ऑर्गन, because the organ of Cortai bears the receptors, they are hair cells are the receptors, और ये परसीव करके स्टिमुलस को आगे बढ़ाती है। ठीक है। सो बेसिलर मेम्ब्रेन का एक रोल और भी है, आप भी याद कर लीजिएगा क्या होता है ना, मैं आपको अच्छा बात में बताता हूँ। ठीक है, इतना क्लियर है। और पेरीलिम्फ एंडोलिम्फ याद कर लीजिएगा, स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला टिम्पेनाई, इन दोनों में पेरीलिम्फ होता है, स्केला मीडिया में एंडोलिम्फ होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज क्वेश्चंस प्राय इसमें पूछ लेते हैं लोग। सो इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये है, ये देखिए आप, ये आप देखिए, इसमें मैं आपको एक बार, दिस इज क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉक्लिया, दिस इज स्केला वेस्टिबुलाई, दिस इज स्केला मीडिया एंड दिस इज स्केला टिम्पेनाई। स्केला वेस्टिबुलाई स्केला टिम्पेनाई के बीच में दिस इज रेसनर्स मेम्ब्रेन, ये जो रेसनर मेम्ब्रेन, तो ये याद रखिए, रेसनर मेम्ब्रेन सेपरेट्स स्केला वेस्टिबुलाई फ्रॉम स्केला मीडिया। Now, स्केला मीडिया और स्केला टिम्पेनाई के बीच में दिस इज योर बेसिलर मेम्ब्रेन। बेसिलर मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन हैज ऑर्गन ऑफ कॉटाई, ये ऑर्गन ऑफ कॉटाई है जिसमें हेयर सेल्स देख रहे हैं, ये हेयर देख रहे हैं आप, और ये नीचे से एफरेंट फाइबर्स आएंगे, और इन हेयर के ऊपर ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, जो स्केला मीडिया में, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन का, वेयर डू यू फाइंड टेक्टोरियल मेम्ब्रेन? इन स्केला मीडिया, देखिए सामने पड़ी हुई है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। क्लियर? इसमें ये याद रखिएगा, स्केला वेस्टिबुलाई में क्या होता है? पेरीलिम्फ। स्केला टिम्पेनाई में क्या होता है? पेरीलिम्फ। स्केला मीडिया में क्या होता है? एंडोलिम्फ। ठीक है, ये आपको फिगर्स बने हुए हैं, डायग्राम्स आप देख सकते हैं, एंड आई होप आई एम क्लियर। अब आपको ये भी चीज़ देखिए, आप इसमें ये देखिए, ये पिन्ना है, ये हेयर फॉलिकल्स हैं, और इसके अंदर वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होंगी, ये स्किन से लाइंड है, देख रहे हैं आप, ये दिस इज ऑल एक्सटर्नल ईयर, ये पूरा एक्सटर्नल ईयर है, पिन्ना एज वेल एज एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। दिस इज योर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड दिस इज योर मैलियस, ये मैलियस है, दिस इज इनकस एंड दिस इज स्टेपिस, जो जाकर के ओवल विंडो में, दिस इज इनर ईयर, ये इनर ईयर है, ये मिडिल ईयर है, और यहाँ से स्टेकियन ट्यूब निकल के नेसोफेरिंक्स की तरफ जाके नेसोफेरिंक्स। ठीक है, क्लियर? तो ये मिडिल ईयर कैविटी है, दिस इज योर मिडिल ईयर कैविटी, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड ओवल विंडो एंड राउंड विंडो के बीच में। इसमें क्या कंटेंट्स हैं आपको बताया था, यूस्टिकियन ट्यूब एंड 3 ऑस्कल्स, मैलियस, इनकस एंड स्टेपिस। स्टेपिस का ये देखिए फुट स्टेप होता है, इट हैज अ फुट स्टेप, स्टेपिस which rests on the oval window, this is oval window, and ये नीचे राउंड विंडो है, देखिए there are 2 windows. So you may be asked a question, नेम, आई मीन कौन सा, किस तरह से, मिडिल ईयर, दिस इज मिडिल ईयर एंड दिस इज इनर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर के बीच में क्या कम्युनिकेशन है? थ्रू राउंड विंडो एंड थ्रू ये 2 विंडोज, एंड दिस इज योर लैब्रिंथ, ये आपको बता चुका हूँ मैं, दिस इज कॉक्लिया, कॉक्लिया जो है ये सैक्यूल, ये यूट्रिकल अंदर होगा, ये सेमीसर्कुलर कैनाल से, सेमीसर्कुलर कैनाल्स कहाँ खुल रही है? यूट्रिकल एंड कॉक्लिया सैक्यूल, और ये पूरा मिला के क्या बोलते थे? बोनी लैब्रिंथ, तो वेस्टिबुलर एपरेटस इसको, वेस्टिबुलर एपरेटस, कॉक्लिया एंड द सेमीसर्कुलर कैनाल्स, और ये क्या है? ये नर्व एंडिंग्स है, देख रहे हैं आप, कॉक्लिया, कॉक्लिया में ऑर्गन ऑफ कॉटाई हेयर से, ये देखिए नर्व निकल के जा रही है, देख रहे हैं, ये दिस इज द नर्व गोइंग आउट, टेकिंग आउट द सेंसरी
इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन, ये लेके जा रही है। दिस इज नोन एज कॉक्लियर नर्व। और यहाँ आप देखेंगे ये जो वेस्टिबुलर एपरेटस है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स देख रहे हैं, इनसे लेकर के जो जा रही है इंफॉर्मेशन, उसको बोलते हैं वेस्टिबुलर। सो देर आर टू, बिकॉज क्या है, अभी आप देखेंगे कॉक्लिया का फंक्शन क्या होता है, हियरिंग से, और यूट्रिकल, सैक्यूल एंड सेमिसर, ये बैलेंसिंग ऑर्गन्स, ठीक है। So you should know because I have already told you कि ears are not only the hearing organs, इनका काम सिर्फ सुनना नहीं होता, they are balancing organs as well. So hearing कौन कर रहा है, कॉक्लिया, कॉक्लिया में कौन कर रहा है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में कौन कर रहा है, हेयर सेल्स, और उन हेयर सेल्स से ये नर्व निकल के जा रही है, और ये कहाँ जाएगी, ब्रेन में रिले करेगी। नो, ये बैलेंसिंग के लिए कौन कौन से, वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल एज यूट्रिकल एंड सैक्यूल एंड 3 सेमीसर्कुलर कैनाल्स। यहां से जो नर्व निकल रही है आप देख रहे हैं क्या जा रही है, वेस्टिबुलर। सो वेस्टिबुलर नर्व एंड विच कम्स फ्रॉम द वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल आप जानते हैं बोनी लैब्रिंथ है जिसके अंदर यूट्रिकल, सैक्यूल एंड सेमीसर्कुलर कैनाल्स हैं। और सो वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, दिस इज द नर्व, नेम ऑफ द नर्व, जो 8वीं क्रैनियल नर्व होती है। I've already seen, I've already told you, forget about the endolymphatic duct, ये आपको नहीं पता। This is your cochlea, cochlea के 2 and 3 by 4 turns, ये जाके साइक्यूल में खुल रहा है, ये यूट्रिकल है, यूट्रिकल में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स खुल रहे हैं, ठीक है। No, so I've already told you organs of balance, utricle and saccule, semicircular canals, ये organs of balance है। Otoliths, what are otoliths basically? Otoliths जो होते हैं वो आप देखेंगे थोड़ा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो यूट्रिकल सैक्यूल में और सेमीसर्कुलर कैनाल्स में मिलते हैं, ठीक है। तो आप ये याद रख लीजिएगा कि वेयर डू यू फाइंड ऑटोलिथ्स, एंड ये किस चीज़ के होते हैं ऑटोलिथ्स। ऑटोलिथ्स जो होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स हैं जो कहाँ मिलते हैं, यूट्रिकल, सैक्यूल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल्स। नो, एक क्वेश्चन और मैंने आपको इसमें लिख दिया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने ये लिखा हुआ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप बहुत पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि इसके अलावा वेस्टिबुलाई एंड टिम्पेनाई में पेरीलिम्फ होता है, इसके अलावा मीडिया में एंडोलिम्फ होता है। व्हाट मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेरीलिम्फ एंड, नो, एक आप ये जब देखेंगे एक एक्स्ट्रा एक सेल है और एक सेल के बाहर की जगह है, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और ये होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो इसके अंदर होता है वो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, और जो बाहर होता है सेल के उसको तो इनका कॉम्पोजिशन जो है दैट इज वाइडली डिफरेंट। एक्स्ट्रा सेलुलर जो होता है इट हैज हाई सोडियम, लो पोटेशियम, वेयर एज इंट्रा सेलुलर जो फ्लूइड होता है हाई पोटेशियम, लो सोडियम, याद कर लीजिए, ठीक है। So the basic composition of extracellular fluid, the fluid which is outside the cell is called extracellular, and the fluid which is inside the cell is called intracellular. इनके basic composition हमेशा के लिए याद रखिए, it's everywhere। हमारे बॉडी में कहीं भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा तो उसमें सोडियम ज्यादा होगा, पोटेशियम कम होगा, और सेल के अंदर पोटेशियम बेसिकली कहाँ होता है, पोटेशियम, ये क्वेश्चन कभी कभी आपसे एग्जाम से पूछ सकते हैं, हमेशा ध्यान रखिए पोटेशियम इज बेसिकली इंट्रासेलुलर। सेल के अंदर क्या मिलेगा ज्यादा, सोडियम है, पोटेशियम नहीं, पोटेशियम, और सोडियम आयन जो होता है दैट इज बेसिकली एक्स्ट्रा सेलुलर, वो सेल के बाहर ज्यादा मिलता है, ये याद रख लीजिए। हो सकता है किसी रूप में एक क्वेश्चन आ जाए कभी, ठीक है। सो ये स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला टिम्पेनाई के बारे में हो गया। मिडिल ईयर को इनर ईयर से कौन कनेक्ट कर रहा है, ये दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मिडिल ईयर को ये दिस वन, देयर आर 2 विंडोज, अगर ये मिडिल ईयर है और ये इनर ईयर है, आप पढ़ चुके हैं,
मिडिल ईयर में क्या होता है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हुई, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अगर मान लीजिए, तो मिडिल ईयर में इसी से लगा हुआ, इसी के ऊपर चिपका हुआ यूं हैमर शेप का स्ट्रक्चर एक बोन होती है जिसको मैलियस, यहाँ से एक इनकस निकलती है और एक स्टेपीज आती है। स्टेपीज की शक्ल कुछ यूं, ये जो विंडो एक ये होती है इन बिटवीन, जिसको ओवल विंडो, और एक विंडो यहाँ होती है जो राउंड विंडो। तो दीज टू विंडोज कनेक्ट द मिडिल ईयर विद द इनर ईयर। ठीक है, ये याद रखिएगा। ओवल विंडो जो होती है, ये ओवल विंडो में देखिए मिडिल ईयर की तरफ क्या होता है, स्टेपीज होता है। सो ये याद रखना है आपको, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच स्ट्रक्चर abuts or fits into the oval window? It is stapes. ओके, और ये इधर कहाँ से क्या होता है, इधर ये स्केला वेस्टिबुलाई होता है। आपको बता चुका हूं मैं, स्केला वेस्टिबुलाई ओपन्स इनटू द मिडिल ईयर एज ओवल विंडो, एंड ये जो आपका होता है राउंड विंडो, स्केला टिम्पेनाई जो होता है, स्केला टिम्पेनाई ओपन्स इनटू द मिडिल ईयर एज राउंड विंडो। ये दोनों विंडोज याद करके रखिएगा। नाउ एक चीज है जो आपके एनसीईआरटी सिलेबस से ज्यादा मैंने इसमें ये लिख दिया ये पॉइंट, क्योंकि ये समझने के लिए, हेलिकोट्रेमा, व्हाट इज हेलिकोट्रेमा, दिस इज द पॉइंट, ये याद रखिए, वेयर स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला टिम्पेनाई मीट टुगेदर। आपने ये देखा था कि ये अगर तीन बनाते हैं, ये स्केला वेस्टिबुलाई, दिस वाज योर स्केला मीडिया एंड दिस वाज योर स्केला टिम्पेनाई, स्केला वेस्टिबुला। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये पॉइंट जहाँ स्केला टिम्पेनाई एंड स्केला वेस्टिबुला मिलते हैं, दिस इज हेलिकोट्रेमा। ठीक, और ये याद रखिएगा, वेस्टिबुलाई और इसमें पेरीलिम्फ होता है, यहाँ एंडोलिम्फ होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, जब आप हियरिंग की फिजियोलॉजी समझेंगे, ईयर्स की फिजियोलॉजी समझेंगे, तब आपको हेलिकोट्रेमा के बारे में उसका वैल्यू समझ में आएगी, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ ओवल विंडो एंड व्हाट इज द रोल ऑफ राउंड विंडो, आपके समझ में आएगा। सेमी सर्कुलर कैनाल्स के बारे में बता ही चुका हूं। देयर आर थ्री बोनी सेमी सर्कुलर कैनाल्स। इनसाइड द कैनाल इज द मेम्ब्रेनस सेमी सर्कुलर कैनाल डक्ट कॉल्ड मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। ध्यान से समझिएगा, बोनी लैब्रिंथ इज द बोनी स्ट्रक्चर, और उसके अंदर जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ बोलते हैं, और जो बोनी स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज बोनी लैब्रिंथ। कॉकलिया में भी ऐसे ही होता है, कॉकलिया बोनी स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कॉकलिया एंड कॉकलिया डक्ट मिलती हैं जो कि मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ कहलाती हैं। ठीक है, और वो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ जो है, इसी तरह से आपने वेस्टिबुलर एपरेटस देखा था। वेस्टिब्यूल में एक बार आपको भी रिवाइज करा देता हूँ। वेस्टिब्यूल में भी दो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ थे। तो वेस्टिब्यूल इज अ बोनी लैब्रिंथ, और उसके अंदर क्या मिलता है, यूट्रिकल एंड सैक्यूल, दे आर मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। नाउ इनसाइड द कैनाल इज द ऑब्वियसली सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो होती हैं वो उसके अंदर सेमी सर्कुलर कैनाल और उसकी डक्ट मिलती है, और ये तीनों के तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल जो होती हैं, दे आर एट डिफरेंट प्लेन्स। एक इस प्लेन में है तो एक इस प्लेन में है, एक इस प्लेन में, मतलब दे आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, और 3 इन नंबर, एंड दे लाई इन डिफरेंट प्लेन्स। नो, ये आप देखेंगे, ये आपने देखा था कि ये, मैं फिर से यहाँ बना के आपको समझा रहा हूँ, ये आपने देखा था कि वेस्टिबुलर एपरेटस था, सेज दिस इज वेस्टिबुलर, दिस इज यूट्रिकल एंड दिस इज सैक्यूल। ये वेस्टिबुलर एपरेटस बताया था, वेस्टिब्यूल। ठीक है, इसमें जो है तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल्स खुलती हैं।
3 सेमी, जहाँ खुलती हैं वहाँ पे वो, जहाँ ये खुल रही है वहाँ पे एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनाती है, दैट इज कॉल्ड एम्पुला. एम्पुला हैज अ रिज शेप्ड स्ट्रक्चर, हार्ड स्ट्रक्चर यहाँ एम्पुला में, जो रिज होती है एक एम्पुला में, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टा एम्पुलरिस. आप जितने डायग्राम्स बनाएंगे उतना ही अच्छा याद होगा. क्रिस्टा एम्पुलरिस, क्रिस्टा एम्पुलरिस bears the hair cells. ठीक, क्लियर हो गया. तीनों में होता है, यहाँ पे भी होगा, क्रिस्टा एम्पुलरिस होगा, यहाँ पे हेयर सेल्स. एंड दीज हेयर सेल्स आर बेसिकली द रिसेप्टर, जैसे आपने ऑर्गन ऑफ कॉटाई में पढ़ा था, उसी तरह से यहाँ पे भी एम्पुला में क्रिस्टा एम्पुलरिस होता है विच बियर्स द हेयर सेल्स. एंड एम्पुला ये सारी की सारी कहाँ खुल रही है, वेस्टिब्यूल में. देखा, क्लियर. तो ears perform the dual function of balancing and hearing. Okay. ठीक है. आपको ये देखना है कि हमारी बॉडी में किस तरह से फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, तो एक नर्व होती है जिसको हम बोलते हैं एट्थ क्रेनियल नर्व. आपको बताया था मैंने, देर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स. 12 पेयर्स होती हैं इसकी, क्रेनियल नर्व्स की, क्रेनियल नर्व्स. और ये क्रेनियल नर्व्स जो होती है, 12 पेयर्स होती हैं क्रेनियल नर्व्स, दे कम फ्रॉम ब्रेन. ये ब्रेन से निकलती है, 12 पेयर्स होती है, जिसमें 8वें नंबर की जो होती है, इसका नाम होता है, ऑडिटरी भी बोलते हैं कुछ लोग, या इसका पूरा नाम होता है वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व. कॉक्लियर और ऑडिटरी नर्व. तो एग्जाम में अगर आपसे पूछता है विच क्रेनियल नर्व इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग, इट इज एट्थ क्रेनियल नर्व. ठीक है, ये याद रखिएगा, एट्थ क्रेनियल नर्व. नो, आपने, अब मैं आपको एक बार फिर से स्केचेस बना करके दिखाता हूँ. आपने ये देखा था, आपको सिंप्लीफाई करके मैं बताता हूँ कि ये जो आपने पढ़ा था, कॉक्लिया, दिस इज कॉक्लिया, इसमें स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया एंड स्केला टिम्पेनाई. ठीक है, दिस इज व्हाट, कॉक्लिया. कॉक्लिया को अगर हम काटते हैं तो हमें ये मिलता है अंदर. ना ये इसी समय आप लिख लीजिए कि मीडिया में एंडोलिम्फ मिलता है, एंडोलिम्फ, और इसमें पेरीलिम्फ, ताकि आपको याद हो जाए बार बार. ठीक है, ये इसी समय याद करिए, स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला मीडिया के बीच में रेसनर्स मेम्ब्रेन होती. स्केला टिम्पेनाई एंड स्केला मीडिया के बीच में बेसिलर मेम्ब्रेन होती, विच इज नॉट यूनिफॉर्मली थिक होती. और इसके ऊपर एक ऑर्गन ऑफ कॉटाई होता है. ऑर्गन ऑफ कॉटाई में हेयर सेल्स होती हैं. हेयर यूं होता है, यूं हेयर है, हेयर बाहर प्रोजेक्ट करता है. और इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं टेक्टोरियल. ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन बता चुका हूँ. यहाँ से जो हेयर सेल्स हैं, दे आर इन कांटेक्ट विद द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, और इधर से जो है फाइबर्स निकलते हैं, एफरेंट फाइबर, और ये क्या जाके बनाएंगे आगे चल के, कॉक्लियर. हियरिंग ये कहाँ जाएगी, इट विल गो टू द ब्रेन. ब्रेन में कहाँ जाएगी, आपको जब बताया था मैंने ब्रेन में,
कि अगर ब्रेन यूं है तो ब्रेन में ये बताया था कि ये जो आउटर पार्ट जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है जहाँ गायरेस हल्काई है, यहाँ पे आपको बताया था मैंने मोटर एरियाज एंड सेंसरी एरियाज। तो ये ब्रेन के सेंसरी एरिया, बिकॉज इट इज अ सेंसरी फंक्शन, हियरिंग इज अ सेंसरी फंक्शन, तो ये आपको लेकर के सेंसरी एरियाज में रिलेट, ठीक है। फिर एसोसिएशन एरियाज होते हैं जो आपस में एक दूसरे से लिंक करके ब्रेन एंटर करता है। दिस इज हाउ हियरिंग अकर्स। इसी प्रकार से अगर हम इसमें देखते हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल का ये एम्पुला है जहां पे एक क्रिस्टा एम्पुलरिस है, इसमें यूं हेयर सेल है, ठीक है। और ये कहाँ है? यूट्रिकल में। अभी आप देखेंगे यूट्रिकल जब हमारा हेड मूव करता है तो यूट्रिकल के अंदर ऑटोलिथ्स होते हैं, ऑटोलिथ कैल्शियम कार्बोनेट। और इनका मूवमेंट हेयर सेल को स्टिमुलेट करता है और हेयर सेल से नर्व फाइबर्स निकलते हैं जो वेस्टिबुलर नर्व, एंड इट इज फॉर बैलेंसिंग। वेयर एज कॉकलियर नर्व जो कॉकलिया से निकल रही थी वो हियरिंग के लिए थी, कॉकलियर वो हियरिंग के लिए। तो ये दोनों ही जो होते हैं बेसिकली एट्थ क्रेनियल नर्व बनाते हैं, क्रेनियल नर्व जो ब्रेन से। क्लियर? अब मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे। नो, फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, अगर आप देखेंगे कि हम सुनते कैसे हैं, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। ये आपने देखा, ये मेरा पिन्ना है, ध्यान से समझिए कैसे समझ, ठीक। दिस इज योर पिन्ना, ऐसे ही रफ स्केचेस बनाया करिए। दिस इज एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, आप यहाँ पे थोड़े हेयर बना दिए ताकि आपको याद रहे ये है, यहाँ पे वैक्स बना दीजिए, ये वैक्स प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, ठीक है। नाउ साउंड वेव्स आर बीइंग टेकन अप, ये पिन्ना ले रहा है साउंड वेव्स, और ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल इसको जा रही है टिम्पैनिक, इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, ये वाइब्रेट करने लगा टिम्पैनिक में। अब यहाँ पे मिडिल ईयर कैविटी है, ये दिस इज योर मिडिल ईयर, यहाँ पे मैलियस, इनकस, स्टेपी, तीन बोन्स, दिस इज योर ओवल। ये बार बार इसको स्ट्राइक करता है। अब देखिए ये जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं, जो पिन्ना ने उनको पकड़ा, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से भेजा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट करने लगी, वाइब्रेट करके उसने ये वाइब्रेशन पास किए मैलियस, फिर इनकस और स्टेपिस। स्टेपिस बार बार कभी इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, बार बार इट विल स्ट्राइक द ओवल, ठीक है, ओवल विंडो में जाता है। फिर क्या होता है, आपने देखा कि ओवल विंडो किस चीज का हिस्सा, आपको बता चुका हूं मैं। ओवल विंडो क्या है? स्केला वेस्टिबुलाई, बताया था, स्केला वेस्टिबुलाई। और ये हेलिकोट्रेमा हो गया,
स्केला वेस्टिबुलाई एंड हेलिकोट्रेमा, ये जो है आपका स्केला टिम्पेनाई, स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई को ये जोड़ता है, हेलिकोट्रेमा बता चुका। सो आपने देखा ये जो प्रेशर, देखते जाइए, ये जो प्रेशर इसमें बार बार डाल के इसने स्केला वेस्टिबुलाई में डाला, तो स्केला वेस्टिबुलाई में प्रेशर बढ़ा। अब ये प्रेशर जो है आप, ये ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। हाँ, स्केला वेस्टिबुलाई से स्केला टिम्पेनाई, ठीक है। अब आप देखिए क्या है, यूं अगर आप देखेंगे, ये स्केला वेस्टिबुलाई है, ये स्केला मीडिया है, ये स्केला टिम्पेनाई, मान लीजिए आपने ये देखा कि ये बेसिलर मेम्ब्रेन, इट इज नॉट यूनिफॉर्म, कहीं ज्यादा थिक है, ऐसे है, कहीं ऐसे, कहीं ज्यादा पतली है, कहीं मोटी, बेसिलर। बेसिलर मेम्ब्रेन का क्या काम होता है, अब आप देखिए, जो वाइब्रेशन थे जो ओवल विंडो से इसमें आए थे, वो ट्रांसमिट होके स्केला टिम्पेनाई में आ गया, बिकॉज ये हेलिकोट्रेमा है, ठीक। नो, स्केला टिम्पेनाई में जब आए, यहाँ पे आपको पेरिलिम्फ भरा हुआ है, तो इसके मूवमेंट से बेसिलर मेम्ब्रेन में एक वेव चलने लगती है, रिपल वेव इज प्रोड्यूस्ड इन बेसिलर मेम्ब्रेन, एंड बेसिलर मेम्ब्रेन इज अ ट्रांसड्यूसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रांसड्यूसर का क्या मतलब होता है, जो मैकेनिकल स्टिमुलस को इलेक्ट्रिकल इंपल्स में, जैसे, तो आपको बेसिलर मेम्ब्रेन के बारे में दो तीन चीजें याद करने की। बेसिलर मेम्ब्रेन इज नॉट यूनिफॉर्मली थिक, वाई, बिकॉज ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अलग अलग रिस्पॉन्स देती है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे डिफरेंट इसका रिस्पॉन्स होता है, इसलिए ये कहीं अगर लो फ्रीक्वेंसी आई तो ये हो गया, हाई फ्रीक्वेंसी आई तो ये एक्टिव, इस तरह से होता है। तो ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे डिफरेंट इसका रिस्पॉन्स आता है, इसलिए इट इज नॉट यूनिफॉर्मली थिक, एंड मेन, दिस इज द मेन स्ट्रक्चर जिसमें हमारी जो भी साउंड वाइब्रेशंस, अब आप फिर से इधर से देखिए, पिन्ना ने लिया, पिन्ना ने यहाँ से दिया इसको एक्सटर्नल कैनाल से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे, इट कीप्स वाइब्रेटिंग, ये वाइब्रेट करने लगता है, ये वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई करती है मैलियस, इनकस एंड स्टेपीज। तो वो जो फीबल, वीक वाइब्रेशंस थे, वो बहुत तेजी तेजी से होने लगते हैं, एंड स्टेपीज जो है वो बार बार स्ट्राइक करता है ओवल विंडो पे, एंड इन वाइब्रेशंस को पास ऑन कर देता है ओवल विंडो में। ओवल विंडो कहाँ है, स्केला वेस्टिबुलाई में। now, स्केला वेस्टिबुलाई से आ जाता है स्केला टिम्पेनाई में थ्रू हेलिकोट्रेमा। स्केला टिम्पेनाई में चूंकि इसके ऊपर अगर आप इसको कंप्लीट कर देंगे, तो दिस इज योर बेसिलर मेम्ब्रेन, ये बेसिलर मेम्ब्रेन हो गई। और बेसिलर मेम्ब्रेन जो है, इसमें ये साउंड वेव ट्रेवल करने लगती है, like a ripple, like a wave, and there is organ of Carti on the basilar membrane, इसमें हेयर सेल्स होती हैं, वो स्टिमुलेट होती हैं, एंड बेसिलर मेम्ब्रेन जो है ये ट्रांसड्यूसर का काम करता है, मैकेनिकल, अभी तक जितनी भी आ रही थी सब मैकेनिकल थी, अब इन मैकेनिकल को ये कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट करता है, और ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हेयर सेल्स परसीव करके कॉक्लियर नर्व में भेज देती हैं और ब्रेन में चला जाता है, कोई प्रॉब्लम, और ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है।
ठीक। दिस इज हाउ ईयर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ हियरिंग। कॉक्लिया हो गया आपका, ये हो गया, विंडोज हो गया। नो, helicotrema is the point where scala vestibuli and scala tympani meet together. What is the role of oval window? Stapes strikes against the oval window and transmits sound pressure into the scala vestibuli. Scala vestibuli में अब ये through helicotrema this increased sound pressure is transmitted to scala tympani। और आपने देखा राउंड विंडो क्या थी? राउंड विंडो आपको मैं बता चुका हूं कि दो विंडोज होती हैं। ये जो है, देखिए यो मैं समझा, ये स्केला वेस्टिबुलाई है और देखिए व्हाट इज द रोल ऑफ दीज टू विंडोज। ये आप एक रफ स्केच बना लीजिए। ये मान लीजिए मिडिल ईयर रख लीजिए, ये इनर ईयर। इन दोनों में क्या कम्युनिकेशन है? एक ओवल विंडो है, एक राउंड। ठीक है, दोनों में कम्युनिकेट करें, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। दे कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ टू विंडोज, एक इनर ईयर। नो, यहां आपने देखा यहां क्या चीज है? स्टेपीज बोन है। स्टेपीज, और ये यूं हुआ स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया एंड दिस एंड हेलिकोट्रेमा के थ्रू। आपने देखा ये बार बार स्ट्राइक करके इसके अंदर प्रेशर, साउंड वेव्स का प्रेशर बढ़ाती जा रही है स्केला वेस्टिबुलाई। तो ये प्रेशर अगर बढ़ता ही रहेगा तो ये बस्ट कर जाएगा एक समय। तो दिस इंक्रीज प्रेशर हैज टू बी रिलीज। सो ये जो इंक्रीज प्रेशर है ये हेलिकोट्रेमा के थ्रू आ जाता है स्केला टिम्पेनाई में। स्केला टिम्पेनाई एंड स्केला टिम्पेनाई opens into the middle ear as round window. So ये increased pressure is released into the middle ear and middle ear से क्या निकलती है? यूस्टेकियन ट्यूब। ये जाके फायरिंग्स में खुलती है, फायरिंग्स में, और फायरिंग से एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में चली। क्लियर? So stapes keeps striking against the oval window and transmits the increased sound pressure into the scala vestibuli. अगर ये प्रेशर अंदर एक्यूमुलेट होने लगेगा तो स्केला वेस्टिबुलाई तो रप्चर कर जाएगा। सो दिस इंक्रीज्ड प्रेशर हैज टू बी रिलीज्ड। So there is a point called helicotrema where the scala vestibuli and the scala tympani meet together, and इस हेलिकोट्रेमा के थ्रू स्केला वेस्टिबुलाई में जो स्टेपीज द्वारा ओवल विंडो पे स्ट्राइक कर करके प्रेशर बढ़ाया जा रहा था वो हेलिकोट्रेमा से होते हुए चला आता है स्केला टिम्पेनाई में, एंड देन दैट इज रिलीज्ड इनटू द मिडिल ईयर, और वो चला जाता है। अगर मैं और सिंप्लीफाई करके बोलूं तो इसको लिख करके मैं इस तरह समझा दे रहा हूं आपको। देखिए स्टेपीज है, इसको समझ लीजिए। स्टेपीज जो है वो बार बार प्रेशर इंक्रीज, स्ट्राइक्स ओवल विंडो पे स्ट्राइक कर रहा है। ओवल विंडो किसकी ओपनिंग है? स्केला वेस्टिबुलाई की। इंक्रीज प्रेशर इन स्केला वेस्टिबुलाई। नाउ स्केला वेस्टिबुलाई हेलिकोट्रेमा, ये इंक्रीज प्रेशर जो है, ये इंक्रीज प्रेशर जो है ये स्केला वेस्टिबुलाई में आया, स्केला वेस्टिबुलाई से हेलिकोट्रेमा से होते हुए स्केला टिम्पेनाई में गया। स्केला टिम्पेनाई खुलती है राउंड विंडो। राउंड विंडो से होते हुए कहाँ चला जाएगा? मिडिल ईयर में। और मिडिल ईयर में क्या है? यूस्टेकियन ट्यूब है। यूस्टेकियन ट्यूब कहाँ खुलती है? आउटसाइड इनटू द एटमॉस्फेयर। क्यों? कैसे यूस्टेकियन ट्यूब? क्योंकि यूस्टेकियन ट्यूब कहाँ खुलती है? नासोफेरिंक्स में, विच इज इन कम्युनिकेशन। नोज जो है दैट इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर, इट इज नॉट अ क्लोज्ड स्ट्रक्चर।
सो नेसोफेरिंक्स नाक के पीछे खुलती है स्टेकियन ट्यूब, मिडिल ईयर और नेसोफेरिंक्स को कनेक्ट करती है, और इस तरह से जो स्टेपीज बार बार स्ट्राइक कर रहा था ओवल विंडो पे, ओवल विंडो स्केला वेस्टिबुलाई का हिस्सा है, वहां पे प्रेशर, साउंड वेव्स का प्रेशर जो क्रिएट हो रहा था वो बढ़ता जा रहा था। वो प्रेशर हेलिकोट्रेमा से होते हुए स्केला टिम्पेनाई में आता है, और टिम्पेनाई ओपन्स एज राउंड विंडो इन द मिडिल ईयर, एंड मिडिल ईयर में जब वो प्रेशर बढ़ गया, आ गया, वो प्रेशर निकल जाता है यूस्टेकियन ट्यूब के जरिए नेसोफेरिंक्स, दैट मींस टू द एटमॉस्फेयर, एंड हेंस ये चलता था। नाउ इस प्रक्रिया में जब ये बार बार, हर का रोल आप समझे रहिए, पिन्ना का रोल इज टू ट्रैप द वाइब्रेशन, सेंड इट टू थ्रू ऑडिटरी कैनाल टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, वाइब्रेट करने लगती है, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में मैलियस, इनकस एंड स्टेपीज लगे हैं, वो भी वाइब्रेट करते हैं, दे एम्पलीफाई, बढ़ा देते हैं वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी, और ये जाके स्ट्राइक करता है, स्टेपीज स्ट्राइक करता है ओवल विंडो पे, एंड प्रेशर ट्रांसमिट करता है स्केला वेस्टिबुलाई में। स्केला वेस्टिबुलाई में क्या है, पेरिलिम्फ भरा हुआ है, वो मूव करने लगता है, और स्केला वेस्टिबुलाई के नीचे क्या है, स्केला मीडिया है। स्केला मीडिया, वो क्या होगा, बेसिलर मेम्ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगी। बेसिलर मेम्ब्रेन जब एक्टिवेट हो गई, क्या होगा, ऑर्गन ऑफ कार्डियक एक्टिव। मैं आपको एक बार फिर से समझा दे रहा हूं, इसको समझ लीजिए, फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। दिस इज योर पिन्ना, ओके, ये आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, दिस इज योर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में मैलियस, इनकस एंड स्टेपीज। दिस इज ओवल विंडो। अब यहां से हम बांटेंगे, इनर ईयर बना देंगे, ये मैं बना देता हूं आपका स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया, ठीक है, ये रेसनर मेम्ब्रेन होती है, वेस्टिबुलाई एंड रेसनर मेम्ब्रेन, और ये जो होती है बेसिल, यहाँ कहीं आर्गन ऑफ कार्डियक, ठीक है। क्लियर से आपने देखा ये बार बार स्ट्राइक कर रहा है इसके ऊपर, स्टेपीज ओवल विंडो पे स्ट्राइक कर रहा है, प्रेशर आ रहा है, ये रेसनर मेम्ब्रेन को मूव करता है, इवेंचुअली प्रेशर ये पेरिलिम्फ है, ट्रांसमिटेड टू स्केला मीडिया, बेसिलर मेम्ब्रेन में वेव जनरेट होती है, ये वेव चलने लगी, एंड ये ट्रांसड्यूसर है। Basilar membrane plays the role of transducer. That means it converts the mechanical, sound waves are mechanical waves. मैकेनिकल वेव्स को इलेक्ट्रिकल वेव्स में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल वेव्स में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट होता है जो हेयर सेल्स परसीव करती है। यहाँ से नर्व निकल रही थी, कॉक्लियर नर्व, और ये ब्रेन में जा रही थी, और ब्रेन जो है उसको इंटरप्रेट करता है साउंड, एंड देन ब्रेन के अंदर तमाम एसोसिएशन एरियाज हैं, बाकी से लिंक करके उस साउंड को पहचानता है कि इसका अर्थ क्या है। इंटरप्रिटेशन इज डन बाय द ब्रेन। इज इट क्लियर? अभी हर का रोल आप समझ गए। एंड जो आपको बताया था मैंने कि ये प्रेशर जो है आपका, जब ये प्रेशर स्केला वेस्टिबुलाई में बहुत ज्यादा ये प्रेशर बढ़ने लगेगा, सो स्केला वेस्टिबुलाई एंड टिम्पेनाई एक हेलिकोट्रेमा का स्ट्रक्चर जिसके थ्रू ये आ जाता है प्रेशर यहाँ पे, और ये खुलता है राउंड विंडो करके मिडिल ईयर में, और मिडिल ईयर से यूस्टेकियन ट्यूब, एंड देन इट इज आउट। क्लियर? तो फिजियोलॉजी ऑफ बैलेंसिंग, फिजियोलॉजी ऑफ बैलेंसिंग में आपको बता रहा हूँ, यूट्रिकल सैक्यूल सेमी सर्कुलर कैनाल्स परफॉर्म द बैलेंसिंग फंक्शन। अगर कभी भी आपसे पूछे, देखिए कॉक्लिया हैज गॉट नो रोल टू प्ले विद रेस्पेक्ट टू बैलेंसिंग, इट इज द यूट्रिकल सैक्यूल सेमी सर्कुलर कैनाल्स विच परफॉर्म द बैलेंसिंग फंक्शन। सैक्यूल एंड यूट्रिकल हैव ऑटोलिस, ऑटोलिस आपको बता चुका हूं मैं। ऑटोलिस क्या होते हैं? ऑटोलिस होते हैं जो आपको सेंस करते हैं, ये ऑटोलिस दे आर इंपॉर्टेंट। तो सेमी सर्कुलर कैनाल्स यूट्रिकल सैक्यूल में ऑटोलिस है, विच आर कैल्शियम कार्बोनेट पार्टिकल्स, एंड ये क्या करते हैं? दे सेंस ग्रेविटी एंड लीनियर एक्सीलरेशन। ग्रेविटी समझ रहे हैं? जब हम लिफ्ट में ऊपर जा रहे हैं, एरोप्लेन में जा रहे हैं, ग्रेविटी
को यूट्रिकल साइक्यूल एंड लीनियर एक्सीलरेशन, हम कार से चले आ रहे हैं जहां पे ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं या वर्टिकली मूव कर रहे हैं। इस मूवमेंट को सेंस करते हैं यूट्रिकल एंड साइक्यूल के ऑटोलिथ्स। एंड जब हमारा सर हिलता है, चाहे अप में या एक्सेलरेट करता है, हम बड़ी तेजी से हवाई जहाज में बैठ के ऊपर जा रहे हैं, सो वी आर एक्सेलरेटिंग अप, हेड इज एक्सेलरेटिंग अप एंड ऑटोलिथ्स जो है दे स्टार्ट मूविंग। और वहां पे आपने देखा था कि हेयर सेल्स हैं एम्पुला ऑफ द सेमी सर्कुलर ग्लास, वहां से एफरेंट वेस्टिबुलर निकल रही थी, वो ब्रेन में जाती है और वहां पे जा करके वो बैलेंसिंग का काम करती है। नो ये दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप पढ़ लीजिएगा कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट एंड वर्टिकल मूवमेंट, हेड का मूवमेंट जो होता है दो तरह से हो सकता है। इफ वी आर मूविंग अप इन ए लिफ्ट और इन ए प्लेन, दैट इज हेड इज मूविंग वर्टिकली, या एक्सेलरेट कर रहा है वर्टिकल, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल इज परसीव्ड बाय सैक्यूल एंड हॉरिजॉन्टल इज बाय द यूट्रिकल। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जब हम चल रहे हैं कार में बैठ करके, हम 100 से 120 की स्पीड चल रहे हैं और हेड इज ऑल्सो एक्सेलरेटिंग, उस समय हमारा बैलेंस बनाए रहते हैं यूट्रिकल। या हम दौड़ रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, तो उस समय हमारा बैलेंस कौन, यूट्रिकल करता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। वर्टिकली जब हम ऊपर जा रहे हैं उस समय सैक्यूल हमारा एक्टिवेट हो करता है। Now physiology of hearing, I have already told, sound waves collected by pinna, external auditory canal, tympanic membrane. Vibrations are increased in amplitude by malleus incus and stapes. Stapes strikes against oval window. Then pressure is transmitted to scala vestibuli. Scala vestibuli से होते हुए scala हेलिकोट्रेमा में जाता है, हेलिकोट्रेमा से स्केला टिम्पेनाई में जाता है, स्केला टिम्पेनाई causes rippling of the basement membrane, rippling of the basement membrane, and since the basilar membrane lodges the organ of Corti which bears the hair cells. Hair cells are bent by the overlying tectorial membrane, क्योंकि टेक्टोरियल मेम्ब्रेन और हेयर सेल्स के ऊपर ही होती है, तो ये जब हिलने लगते हैं एंड हेयर सेल्स जब मूव करती हैं तो वो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से बेंड कर जाती हैं एंड पोटेंशियल इज जनरेटेड, एंड दिस इज द रोल ऑफ basilar membrane which acts as a transducer. Potential is generated which is taken up by the afferent nerve, that is cochlear part of eighth cranial nerve, and auditory cortex of brain, and then interpretation is done. Now thank you very much. So I have told you about the physiology of structure of ears, the external ear, the middle ear and the inner ear, though it's a bit complicated. I don't know कि आपके समझ में आया है कि नहीं आया। इनर ईयर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उसको बड़ा सिंप्लीफाई करके याद करिए कि इनर ईयर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं इनर ईयर में, बोनी लैब्रिंथ क्या है। सो बोनी लैब्रिंथ क्या है, वेस्टिब्यूल, कॉक्लिया एंड सेमी सर्कुलर कैनाल्स। व्हाट इज मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, वेस्टिब्यूल के अंदर सैक्यूल एंड यूट्रिकल, कॉक्लिया के अंदर कॉक्लियर डक्ट एंड सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर सेमी सर्कुलर कैनाल डक्ट्स। ना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेरिलिम्फ एंड एंडोलिम्फ पे आता है, तो आपको बता दिया स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला टिम्पेनाई, ये याद रखिएगा, उसमें पेरिलिम्फ मिलता है। Composition of perilymph is exactly like extracellular fluid, that is high in sodium and low in potassium. But scala media और ये तीनों क्या है, स्केला वेस्टिबुलाई, जब कॉक्लिया को हम क्रॉस सेक्शन करते हैं तो अंदर हम पाते हैं कि देयर आर पार्टीशंस बाय टू मेम्ब्रेन्स। द कॉक्लिया इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्टीशंस with the help of two membranes. One is Resner's membrane, the second is basilar membrane. Resner membrane scala vestibuli and scala media को अलग करती है और scala media और tympani को अलग करती है, ठीक है। यस, स्केला मीडिया एंड टिम्पेनाई को अलग करती है बेसिलर मेम्ब्रेन। बेसिलर मेम्ब्रेन पे ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के अंदर हेयर सेल्स होती हैं, हेयर सेल्स का एक जो हेयर प्रोजेक्ट कर रहा है बाहर, उसके ऊपर एक टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होती है एंड दिस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन इज फाउंड इन स्केला मीडिया। नौ जब हमारे ईयर्स जो है, पिन्ना जो है परसीव करते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में वाइब्रेशंस को ले जाते हैं, वहां पे हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट करने लगता है एंड देन माइलियस इनकस स्टेपीज एम्पलीफाई करते हैं वाइब्रेशन को, एंड देन something like that. If this is the oval window, then stapes strikes against it. ऐसे करता रहता है बार बार, जैसे साउंड वाइब्रेशंस को ऐसे और करके प्रेशर को अंदर डालता रहता है। सो इसके अलावा वेस्टिबुलाई में प्रेशर ज्यादा जाता है, बढ़ता जाता है, एंड दिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू हेलिकोट्रेमा टू दी स्केला टिम्पेनाई। स्केला टिम्पेनाई में जब आता है तो वहां पेरिलिम्फ भरा हुआ है, इट कॉजेज रिपलिंग और वेव जनरेशन इन दी बेसिलर मेम्ब्रेन। Basilar membrane is not uniformly thick, कहीं पतली, because it responds differently to different frequencies of sound waves.
अब ये and basilar membrane also acts as a transducer. It changes the mechanical sound waves into electrical and they are perceived by the hair cells. So अगर क्वेश्चन पूछता है which are the receptors of hearing, it is basically the hair cells of organ of Corti. They are the receptors. बेसिलर मेम्ब्रेन का काम आप समझ गए कि क्या है, ट्रांसड्यूसर का है, वेव जनरेशन का है, ठीक है। एंड देन एफरेंट पार्ट में लेकर के एफरेंट जाकर के सेंसरी, बिकॉज हियरिंग इज अ सेंसरी फंक्शन, तो ये मोटर एरिया में नहीं रिले होगा। ब्रेन में जो कॉर्टेक्स में बताया था, गायराई एंड सल्काई एंड ब्रेन के कॉर्टेक्स हैज मेनी मोटर एरियाज, सेंसरी एरियाज एंड एसोसिएशन एरियाज। वन ऑफ दीज एरियाज जो सेंसरी एरिया, जो ऑडिटरी कॉर्टेक्स बोलते हैं, ऑडिटरी कॉर्टेक्स, वहां जाके रिले होता है। सिमिलरली बैलेंसिंग में आपने देखा कि हम या तो दो तरह से मूव कर सकते हैं, इधर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। वर्टिकली मूवमेंट में कौन सा, यूट्रिकल सैक्यूल में क्या हो रहा है, सैक्यूल यूट्रिकल होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में हो रहा है। और इसमें सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं जो यूट्रिकल में खुल रही हैं, ठीक है, और इसमें यूट्रिकल में खुलती हैं। एंड उसके एंड पे एम्पुला होता है जहां ये खुलती हैं, that is dilated called ampulla. Ampulla has a ridge called crista ampullaris and crista ampullaris bears the hair cells. Again hair cells are the receptors. And otoliths जो होते हैं वो सैक्यूल, यूट्रिकल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल्स में भी मिलते हैं, बट मेनली यूट्रिकल सैक्यूल में मिलते हैं। और जब भी हमारा हेड मूव करता है, हेड मूवमेंट करने पे क्या होता है, ये जो होते हैं ऑटोलिथ्स मूव करने लगते हैं और ये जा करके हेयर सेल्स को एक्टिवेट करते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स की, और उसके कारण से हम अपना बैलेंस बनाए रखते हैं। और ये बैलेंसिंग की जो नर्व होती है वेस्टिबुलर, हियरिंग की कॉक्लियर, दोनों मिला के वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व बोलते हैं। दैट इज द 8th cranial nerve आउट ऑफ 12 cranial nerves। ब्रेन से निकलने वाली कितनी नर्व्स होती हैं, 12 पेयर्स। उसमें से 8वें नंबर की जो होती है जिसको बोलते हैं ऑडिटरी नर्व या वेस्टिबुलो कॉक्लियर। Now, vestibular nerve is for balancing, and cochlear nerve is for hearing. Organ of hearing is organ of Corti. The receptors of hearing are hair cells. Organ of balancing क्या, vestibule. Vestibule and utricle saccule and the semicircular. ये बैलेंसिंग होती है। तो आपने देखा इस तरह से हियरिंग ईयर्स का काम, दे आर नॉट ओनली हियरिंग बट बैलेंसिंग ऑर्गन्स एज। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। एंड नेक्स्ट में मैं आपको एंडोक्राइन बताने जा रहा हूँ। इन डे और टू यू विल फाइंड अ वीडियो ऑन एंडोक्राइन, वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और उसमें क्या इंपॉर्टेंट कैच पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या प्रश्न पूछ सकते हैं, उस हिसाब से मैं आपको प्रयास करता हूँ कि आपको दूँ। एनीवे, अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो आप हमें शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और संख्या बढ़ाइए, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करिए। एंड विश यू वेरी वेरी गुड लक। थैंक यू वेरी मच।